नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क एक ऐसी कॉमन समस्या बन गई है जो हर एज ग्रुप की पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर किसी को स्लिप डिस्क ने इतना परेशान कर रखा है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो दोस्तों, ये स्लिप डिस्क आखिर हमें होती क्यों है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी डिस्क हर्निएट करती है, हमें स्लिप डिस्क होती है? कि हमारी डिस्क दो पार्ट की बनी होती है। जो बाहर का पार्ट है उसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, और जो बीच का पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। एक डिस्क हमारी दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में प्लेस्ड होती है। डिस्क के ऊपर भी और डिस्क के नीचे भी रीढ़ की हड्डी का जो पार्ट कांटेक्ट में होता है उसको हम वर्टिब्रल एंड प्लेट्स कहते हैं। जो एनुलस फाइब्रोसस होता है वो 15 से 20 शीट का बना होता है। हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस के चारों तरफ एनुलस फाइब्रोसस की 15 से 20 शीट होती हैं। हर एक शीट फाइबर्स की बनी होती है और हर एक शीट के फाइबर्स की ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में होती है। जो 15 से 20 एनुलस फाइब्रोसिस की शीट होती हैं उसके हर एक फाइबर की जो ओरिएंटेशन होती है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 डिग्री के आसपास होती है। और हर एक शीट के जो फाइबर्स होते हैं वो दूसरी शीट से अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। जैसे कि एक शीट के फाइबर्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूसरी शीट के फाइबर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो फाइबर्स की ऐसी ओरिएंटेशन होने की वजह से हमारी डिस्क को बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। यानी हमारी डिस्क के ऊपर जब भी प्रेशर पड़ता है किसी तरीके का तो हमारी डिस्क को इस ओरिएंटेशन की वजह से एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और हमारी डिस्क इतनी आसानी से प्रोलैप्स नहीं कर पाती है। जो बीच का पार्ट होता है वो सेमी सॉलिड पार्ट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड जेल के जैसी होती है। बट वो जेल भी इतनी स्ट्रोंग होती है कि जब हमारी डिस्क के ऊपर कोई अननेसेसरी बहुत जोर का प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए हम गिर जाते हैं और हमारे बटक्स जमीन पे लगते हैं जाके, और उस कंडीशन में हमारी डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर कोई इंजरी नहीं होती है, बल्कि हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस रीढ़ की हड्डी की जो वर्टिब्रल एंड प्लेट्स होती हैं उनको तोड़ के उनके अंदर घुस जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होने के बाद भी आखिर में ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो न्यूक्लियस डिस्क से बाहर निकल आता है? नॉर्मली जब हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी डिस्क के ऊपर एक्सियल कंप्रेशन पड़ता रहता है, क्योंकि हमारी डिस्क दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में प्लेस्ड होती है। और जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा वेट ऊपर से नीचे पूरा स्पाइन के ऊपर आके और हमारी डिस्क के ऊपर आना शुरू हो जाता है। इससे हमारी डिस्क कंप्रेस होती है। जब डिस्क कंप्रेस होती है तो जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बहुत कम क्वांटिटी में चारों तरफ फैलता है। मगर जब न्यूक्लियस पल्पोसस का मटेरियल डिग्रेड हो जाता है, उस न्यूक्लियस पल्पोसस की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो वो न्यूक्लियस पल्पोसस और ज्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और वो और बहुत ज्यादा डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। उसका जो न्यूट्रिशन है वो वर्टिब्रल एंड प्लेट्स में से डिफ्यूज होकर डिस्क के अंदर आता है। जब हम चलते फिरते हैं
और हमारी डिस्क के ऊपर प्रेशर आता है, रिलीव होता है, आता है, रिलीव होता है, तो उससे डिस्क के अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकल के और डिस्क के अंदर डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता रहता है। न्यूट्रिशन अंदर जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब हम चलते हैं, डिस्क कंप्रेस होती है, न्यूक्लियस पल्पोसस कंप्रेस होता है, तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। जब उस पे से प्रेशर रिलीव होता है तो वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशन खिंचता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जब कोई ऐसी इंजरी होती है कि डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे कि लगभग 40 से 50 साल की उम्र में हमारी वर्टिब्रल एंड प्लेट्स हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं, और कोई झटका लगने की वजह से, गिरने की वजह से, या कोई अननेसेसरी लोड डिस्क के ऊपर, वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर आने की वजह से वो वर्टिब्रल एंड प्लेट्स टूट जाती हैं और उनके अंदर से ब्लड निकल के हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर आ जाता है। तो उस ब्लड के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उस न्यूक्लियस पल्पोसस के सब्सटेंस को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका सब्सटेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और डिस्क की क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जो न्यूक्लियस पल्पोसस की स्ट्रेंथ थी, जो स्टिफनेस थी, वो कम होना शुरू हो जाती है और हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस सॉफ्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो सॉफ्ट पड़ता है तो वो उसका फैलाव चारों तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम चलते हैं तो पहले वो कम फैलता था, उसके बाद वो ज़्यादा फैलना शुरू कर देता है। तो बार बार जब ज़्यादा फैलता है, हम चलते फिरते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे आगे झुकना, झुक के कुछ बोझ उठाना, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्क का न्यूक्लियस जो होता है वो बार बार पीछे के जो फाइबर्स हैं, पिछली साइड के डिस्क के जो फाइबर्स हैं, उनको बार बार पुश करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पल्पोसस का जो फैलाव होता है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो डिस्क के फाइबर्स को बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से हमारे डिस्क के फाइबर्स वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है उन डिस्क के फाइबर्स की स्ट्रेंथ वीक पड़ने की वजह से और उनकी लिमिट क्रॉस होने की वजह से वो डिस्क के फाइबर्स टूट जाते हैं और हमारी डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है, जिसको हम डिस्क हर्निएशन या फिर स्लिप डिस्क कहते हैं। वो डिस्क हर्निएट करती है तो हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है और साइडों में हमारी नसें निकलती हैं, जिनको हम नर्व रूट कहते हैं। जब न्यूक्लियस पल्पोसस पीछे की तरफ निकलता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन बना लेता है, और जब वो साइडों में निकलता है तो वो नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बना लेता है। जब वो नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बनाता है तो उस नर्व रूट की जहां जहां सप्लाई होती है, जैसे लंबर स्पाइन की हमारी जितनी भी नर्व रूट्स होती हैं वो हमारे पैरों को करंट सप्लाई करती हैं, तो जिस नर्व रूट के ऊपर वो कंप्रेशन बनाता है उस नर्व रूट के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जहां जहां वो नर्व रूट करंट सप्लाई करती है उस एरिया में हमें नमनेस और पेन रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये सब या तो माइक्रोट्रोमा की वजह से होता है या फिर मैक्रोट्रोमा की वजह से होता है। माइक्रोट्रोमा में जैसे हम बहुत ज़्यादा देर तक गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, आगे झुक के स्लाउच होके ऐसे करके बैठे रहते हैं और हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस पीछे की तरफ कॉन्स्टेंटली डिस्क फाइबर्स के ऊपर प्रेशर बनाता रहता है और धीरे धीरे वो डिस्क फाइबर कमजोर होकर टूट जाते हैं। या फिर मैक्रोट्रोमा, यानी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जोर लगा के कोई ऐसी हैवी चीज़ उठा लेते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव आता है कि वो पीछे सारे फाइबर्स को तोड़ देता है और उसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क हो जाती है, हमारी डिस्क पीछे की तरफ हर्निएट कर जाती है। तो दोस्तों ये हमारा स्लिप डिस्क का मैकेनिज्म होता है। स्लिप डिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें अपने पोस्चर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पोस्चर जितना आइडियल रहेगा, हमारा पोस्चर जितना बैलेंस्ड रहेगा, हमारी डिस्क की
क्वालिटी, हमारी डिस्क की हेल्थ भी उतनी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, अपने पोस्चर की तरफ फोकस करें, गलत तरीके से ना बैठें, गलत पोस्चर में ना बैठें, आगे झुक के भारी चीज़ ना उठाएं, ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा देर तक आगे झुका रहना पड़े। अगर जो आपको स्लिप डिस्क हुआ है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके स्लिप डिस्क के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज बताई हुई हैं, वो एक्सरसाइज भी आप देख के खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उन एक्सरसाइज से भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपको एक्यूट सियाटिका है, आपको एक्यूट डिस्क हर्निएशन हुआ है, यानी अभी अभी आपको डिस्क हर्निएट हुई है और आपकी कमर के अंदर स्वेलिंग है, तो आप अभी रेस्ट करें, अपनी कमर पे आइस पैक लगाएं। मेडिकल स्टोर से जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि ब्रूफिन के नाम से आती है, ब्रूफिन 400, उसको आप सुबह शाम लें। जब आपकी कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, आप चलने फिरने लायक हो जाए, आपकी कमर की स्वेलिंग कम हो जाए, तो उसके बाद आप धीरे धीरे ये सारी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके बावजूद भी आपकी स्लिप डिस्क ठीक नहीं होती है तो आप हमारे पास आए, हम आपकी स्पाइन की कंडीशन को असेस करके आपकी स्पाइन को एडजस्ट करेंगे, आपकी डिस्क को हीलिंग प्रोसेस में डालेंगे, जिससे आपकी डिस्क का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्लिप डिस्क की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।